आज आपको काव्य प्रकाश की तृतीय कारिका के रूप में मम्मट ने जो काव्य हितों की बात की है उसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली दो कक्षाओं में हमने मम्मट का काव्य लक्ष्य, मम्मट का मंगलाचरण दूसरी कारिका के रूप में मम्मट के द्वारा प्रदर्शित काव्य प्रयोजन, और जब हमने मम्मट के द्वारा प्रदर्शित काव्य प्रयोजन की बात की थी तो उनसे पूर्ववर्ती और परवर्ती आचार्यों ने जो काव्य प्रयोजन हमको दिए हैं उसके विषय में भी हमने चिंतन किया था और उनका उल्लेख भी किया था। आज की कक्षा में मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, सहाचार्य संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आपको बताना चाहूंगा कि मम्मट ने किस प्रकार से काव्य प्रकाश में काव्य हेतुओं की बात की और उन्होंने समन्वयवादी दृष्टिकोण से अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के काव्य हेतुओं का अध्ययन किया, मनन किया और उनका उल्लेख, उनका महत्व ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने काव्य हेतु के रूप में निम्नलिखित कारिका को उद्घाटित किया। शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याध्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु तद उद्भवे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि काव्य निर्माण के लिए सर्वप्रथम शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसका तात्पर्य मम्मट ने प्रतिभा से लिया है और अन्य विद्वानों ने भी, अन्य काव्यशास्त्रियों ने भी जिसे प्रतिभा कहा है, मम्मट ने उन्हीं को शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। निपुणता काव्य निर्माण का द्वितीय हेतु है मम्मट के अनुसार निपुणता। निपुणता कैसे प्राप्त होती है उसके लिए इन्होंने कारिका में बताया है, लोक शास्त्र काव्यादिवेक्षणात्। लोक शास्त्र, लोक में जितने भी शास्त्र हैं उनका और काव्य आदियों का अवेक्षणात् करने से, निरीक्षण करने से, अध्ययन करने से, स्वाध्याय करने से जो कौशल आपको प्राप्त होता है उसको मम्मट ने निपुणता माना है। और काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास है, और जो व्यक्ति काव्य की रचना जानता है या जिस व्यक्ति ने काव्य को लिखा है या जो व्यक्ति काव्य को जानता है उसके निर्देशन में शिक्षा प्राप्त करना और पुनः पुनः अभ्यास करना, काव्य रचना का पुनः पुनः अभ्यास करना, इति हेतु तदुद्भवे। ये तीनों जो हेतु हैं ये एक रूप में उस काव्य के निर्माण में एक हेतु है। और इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से मम्मट के द्वारा दी गई है कि शक्ति लोक शास्त्र काव्य आदि के पर्यवेक्षण से उत्पन्न निपुणता और काव्य को जानने वाले कवि और आलोचक की शिक्षा के द्वारा अभ्यास, ये तीनों मिलकर के, ये तीनों सम्मिलित रूप में काव्य के हेतु है। कोई एक काव्य का हेतु नहीं है, तीनों ही सम्मिलित रूप में है। वृत्ति के रूप में इस प्रकार से मम्मट ने अपनी पुस्तक में दिया है कि शक्ति कवित्व बीज रूप है, संस्कार विशेष है, याम विनाम काव्यम न प्रसरेत प्रसरतम व उपस्नियम स्यात् लोकस्य स्थावर जंग मात्म लोक वृत्तिश्य शास्त्राणाम छंदो व्याकरण अभिधान कौशल अभिधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरंग खड़गा विलक्षण ग्रंथानाम काव्यानाम महाकवि संबंधिनाम आदि ग्रहणादिति हास आदिनाम च विमर्शनाद व्युत्पत्ति ही काव्यम कर्तुम विचार्यतुम ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने च पुण्य पुण्येन प्रवृत्तिरिति त्रय समुदिता न तु व्यस्ता तस्य काव्य सुद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतुर्न तु हेतवः। यह वृत्ति इस प्रकार से मम्मट ने काव्य प्रकाश में अपने काव्य हेतु की जो कारिका दी है उसकी लिखी है। उन्होंने वहां पर लिखा है कि काव्य निर्माण के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। उस शक्ति की परिभाषा में परिभाषा में काव्यशास्त्री मम्मट कहते हैं, शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है। शक्ति कवित्व का बीज है और यह संस्कार विशेष के माध्यम से आपको प्राप्त होती है।
अब तात्पर्य यह है, मम्मट का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि संस्कार के माध्यम से जो आपको ज्ञान प्राप्ति होती है, चाहे वो पुनर्जन्म के संस्कार हो, चाहे वो इस जीवन के संस्कार हो, इन संस्कारों के माध्यम से जो आपको शक्ति प्राप्त होती है वही कवित्व का बीज है। यदि आपके पास शक्ति नहीं है, यदि आपके पास प्रतिभा नहीं है, तो आप में कवित्व का बीज उत्पन्न नहीं हो सकता। ये कवित्व का बीज है जो शक्ति के रूप में है, प्रतिभा के रूप में है। याम विनाम काव्यम न प्रसरित, इस शक्ति के बिना, इस प्रतिभा के बिना, इस संस्कार विशेष के बिना काव्य की रचना नहीं की जा सकती। और यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई कवि बिना शक्ति के प्रसरतम व काव्य का निर्माण करता है, काव्य की रचना करने का प्रयास करता है, तो उपासनीयम स्यात्, तो वह उपहास के ही पात्र हो सकते हैं, वो काव्य निर्माण नहीं कर सकते। और इस जगत में जितने भी जड़ चेतन ये जो जगत है, इसमें लोक की जो वृत्तियां हैं, लोक का जो व्यवहार है, और जो शास्त्र है, छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, कोश शास्त्र, कला शास्त्र और चतुर्वर्ग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संबंधित और जितने भी विलक्षण ग्रंथ हैं, उन विलक्षण ग्रंथों का और काव्यों का और महाकवियों से संबंधित उन ग्रंथों का और इतिहास आदि जितने भी ग्रंथ हैं, उनके विमर्शन से, उनके पर्यवेक्षण से व्युत्पत्ति काव्यम कर्तुम विचारितुम ये जानन्ति, इस प्रकार से जो व्यक्ति उनके ज्ञान से जो निपुण होता है, वह उसकी निपुणता है, वह इसकी व्युत्पत्ति है। काव्यम कर्तुम विचारितुम चाहिए जानन्ति तदुपसे उपदेशेन करणे योजने च पुण्य पुण्य प्रवृत्ति निवृत्ति त्रय समुदता। और कोई व्यक्ति जो काव्य को जानता है, जो काव्य के विषय में विचार करता है, उसके निर्देशन में काव्य निर्माण पर पुनः पुनः कार्य करना, उनके अभ्यास के द्वारा, उनके द्वारा कराए गए अभ्यास से काव्य निर्माण के विषय में पुनः पुनः कार्य करना, इस प्रकार से ये तीनों, शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीनों निश्चित रूप से सम्मिलित रूप में काव्य हेतु है, ये भिन्न भिन्न रूप में काव्य हेतु नहीं है। अब मम्मट ने जो काव्य के तीन हेतु बताए हैं, शक्ति, निपुणता और अभ्यास, उससे पूर्व उन्होंने स्वयं ने काव्य प्रकाश के माध्यम से पूर्व में जितने भी काव्य के हेतु थे, उनका समन्वयवादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया। तो हम यहाँ पर ये जान लेंगे कि मम्मट से पूर्व किन किन विद्वानों ने किस प्रकार से, किन किन काव्य शास्त्रियों ने किस प्रकार से काव्य हेतु पर विमर्श किया। सर्वप्रथम काव्य हेतु पर विमर्श करने वाले अग्नि पुराणकार थे। उन्होंने कहा कि नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र, शक्ति तत्र च दुर्लभा, व्युत्पत्ति दुर्लभा तत्र, विवेकस तत्र दुर्लभा, सर्वशास्त्रमादि भी मृग्याणाम च दुष्यति। इस प्रकार से अग्नि पुराणकार ने कहा कि नरत्वम दुर्लभम लोके, सर्वप्रथम तो इस लोक में नरत्व को प्राप्त करना दुर्लभ है, और यदि आपने मनुष्य योनि में जन्म ले भी लिया तो विद्या तत्र सुदुर्लभ, तो विद्या अत्यंत दुर्लभ है। कवित्वम दुर्लभम तत्र, और यदि आपको विद्या प्राप्त हो गई तो निश्चित नहीं है कि आप कवि बन जाए, तो कवित्व वहां पर दुर्लभ है। और यदि आप कवि बन भी जाए तो शक्ति तत्र च दुर्लभ, तो कवित्व का बीज रूप जो शक्ति है उसको प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ होता है। व्युत्पत्ति दुर्लभ तत्र, विवेक तत्र दुर्लभ है। और व्युत्पत्ति जो अभ्यास है, जो क्रिया है, वो दुर्लभ है, और विवेक तत्र दुर्लभ है, और विवेक भी इस प्रकार से दुर्लभ ही होता है। सर्वशास्त्राणाम आविद्वद् भी मृगाणाम न दुष्यति, इस प्रकार से सभी शास्त्रों का वर्णन करने के पश्चात जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके पश्चात ही व्यक्ति काव्य का निर्माण कर सकता है। आगे भामे ने इस प्रकार से प्रतिभा को काव्य का मूल हेतु मानते हुए बताया है। 5वीं शताब्दी में भामे के अनुसार काव्यम तो जायते जातु कशिचित् प्रतिभावतः शब्दाभिधेयो विज्ञाय कृत्वा तद विदुपासनम उलोक्य अन्य अन्य निबंधान से कार्य काव्य क्रियाधर है। भामे के अनुसार काव्यम तो जायते जातु कश्चित् प्रभावतः, काव्य तो निश्चित रूप से निर्मित होता है, कश्चित् प्रभावतः, कोई प्रतिभावतः, कोई प्रतिभा के मूल कारण से,
जब प्रतिभा है व्यक्ति के पास, प्रतिभावान व्यक्ति ही किसी काव्य का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार से भामह ने हमको ये बताया और दंडी ने प्रतिभा को ही मूल कारण मानते हुए कहा, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदाश्च अभियोगे अश्या कारणम का विषम है। इस प्रकार नैसर्गिक की जो प्रतिभा है वही काव्य का एक निर्मल, एक स्वच्छ हेतु है और ऐसा ही श्रुतम सुना गया है, श्रुतियों के अनुसार इस प्रकार से है। रुद्रट के अनुसार त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास है। काव्य का निर्माण करने के लिए मम्मट के अनुसार ये तीनों ही इस प्रकार, माफ कीजिए, रुद्रट के अनुसार ये तीनों ही है, शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास। जिसको मम्मट ने निपुणता कहा है, इन्होंने रुद्रट ने उसे व्युत्पत्ति कहा है। शक्ति के विषय में यद्यपि हम पूर्व में बता चुके हैं कि शक्ति कवि तो बीज रूप संस्कार विशेष है, परंतु आनंदवर्धन ने भी शक्ति के विषय में कहा है। आनंदवर्धन के द्वारा अव्युत्पत्ति कृतो दोष है सत्या संप्रियते कवः यस तव शक्ति कृतस्तश जगित्तु एवहासते। इस प्रकार से शक्ति का उन्होंने परिभाषा दी है कि शक्ति जो है, शक्ति के बिना काव्य का निर्माण नहीं हो सकता और यदि होगा तो वह दोषपूर्ण ही होगा। इस प्रकार से आनंदवर्धन ने शक्ति को काव्य के लिए महत्वपूर्ण माना है, जो कवित्व का बीज है मम्मट के अनुसार। और प्रतिभा की परिभाषा भी इस प्रकार से दी गई है कि प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। नवीन उन्मेषों में विचरण करने वाली जो प्रज्ञा होती है, वह प्रज्ञा ही प्रतिभा मता, विद्वानों के अनुसार उसी को प्रतिभा माना गया है। और कवित्व बीज प्रतिभानम, और कवित्व का जो बीज है वही प्रतिभा है, जिसको अन्य विद्वानों ने, अन्य काव्यशास्त्रियों ने प्रतिभा कहा है, मम्मट ने उसे शक्ति कहा है, निपुणता। इस प्रकार से इस जड़ चेतन जगत में जितना भी लोक शास्त्र, छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, साहित्य शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में जितना भी ज्ञान है, जितने भी ज्ञान से संबंधित ग्रंथ है, उन सभी ग्रंथों का पर्यवेक्षण करने के पश्चात जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे कवि ने निपुणता माना है। इसमें शब्द शास्त्र भी है, कोश शास्त्र भी है, सारे ही ग्रंथ हैं। दुनिया में जितने भी ग्रंथ अभी तक लिखे जा चुके हैं, सभी दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, पुराण शास्त्र, जितने भी चिंतन के ग्रंथ हैं, उन सब के ग्रंथों के पर्यवेक्षण से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह निपुणता है। और उस निपुणता के पश्चात अभ्यास है। अभ्यास का तात्पर्य यहाँ पर स्वयं ने मम्मट ने कारिका में दिया है, काव्य की शिक्षा अभ्यास है। जो व्यक्ति काव्य को जानता है उस काव्यकार के निर्देशन में पुनः पुनः अभ्यास करना और फिर स्वतंत्र रूप से कवि काव्य की रचना करना। इस प्रकार से काव्य के ये तीनों सम्मिलित रूप में हेतु है, ये व्यस्त रूप में हेतु नहीं है। इसके लिए मम्मट ने आगे कहा भी है कि त्रयः समुदिता न व्यस्ता, ये तीनों सम्मिलित रूप से एक रूप में हेतु है, न कि भिन्न भिन्न। ऐसा नहीं है कि यदि आपके पास शक्ति है तो आप काव्य का निर्माण कर सकते हैं, यदि आपके पास अभ्यास है तो आप काव्य का निर्माण कर सकते हैं, यदि आपके पास निपुणता है तो काव्य का निर्माण कर सकते हैं। ये तीनों जिस एक पुंज में, जिस एक व्यक्तित्व में होंगी तभी व्यक्ति काव्य का निर्माण कर सकता है। काव्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतु नेतु हितव है। काव्य के उद्भव में, काव्य के निर्माण में, काव्य के उल्लास में हेतु नेतु हितव है। ये तीनों एक रूप में है, एक वचन में है, न कि बहुवचन में। इति हेतु तदुद्भवे। इसलिए मम्मट ने अपनी कारिका में इन्हें एक वचन के रूप में प्रयुक्त किया है कि ये तीनों सम्मिलित रूप में काव्य के निर्माण में है, इसलिए ये एक वचन में आएंगे, न कि तीन होकर के बहुवचन में। प्रश्न यह आता है कि मम्मट ने काव्य के हेतु तो तीन बताए हैं, लेकिन उनको एक वचन में क्यों प्रयुक्त किया है? इसका हम आपको बता ही चुके हैं कि ये तीनों स्वतंत्र रूप में काव्य के हेतु नहीं है। ये तीनों एक सम्मिलित रूप में जब किसी एक व्यक्ति के पास होंगे, उसी व्यक्ति के पास शक्ति, उसी व्यक्ति के पास निपुणता, उसी व्यक्ति के पास अभ्यास होगा, तो ही वह व्यक्ति काव्य का निर्माण कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये तीनों स्वतंत्र रूप में हो
यानी कि एक के पास शक्ति हो, व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के पास निपुणता हो और एक व्यक्ति के पास अभ्यास हो और तीनों मिलकर के काव्य का निर्माण कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। अभय मम्मट का ये तात्पर्य था कि तीनों जब तक सम्मिलित रूप से एक वचन में नहीं होंगे, एक रूप में नहीं होंगे, एक कारण के रूप में नहीं होंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति काव्य का निर्माण नहीं कर सकता। इसमें उन्होंने दंड चक्र आदि न्याय से ये एक रूप में, एक वचन रूप में काव्य के हेतु माने हैं। दंड चक्र आदि न्याय का तात्पर्य मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से घट का निर्माण करने में दंड चक्र और मिट्टी एक रूप में कारण है, उसी प्रकार से काव्य के निर्माण में शक्ति, निपुणता और अभ्यास एक रूप में कारण है। कुछ विद्वानों ने, जिन्होंने मम्मट के इस काव्य लक्षण का मर्म नहीं, माफ कीजिए, मम्मट के इस काव्य हेतु का मर्म नहीं समझा, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर दंड चक्र आदि न्याय नहीं है, यहाँ पर तृणानि मणि न्याय है। जिस प्रकार से अग्नि को उत्पन्न करने के लिए तृण, अरणि और मणि ये तीनों स्वतंत्र रूप से है। जहाँ पर तृण होगा वहां भी अग्नि उत्पन्न हो सकती है, जहाँ पर अरणि होगी वहां भी अग्नि उत्पन्न हो सकती है, और जहाँ पर मणि होगी वहां भी अग्नि उत्पन्न हो सकती है। ये तीनों तृणानि मणि न्याय से यहाँ पर मम्मट के अनुयायियों ने ये स्पष्ट किया है कि तृणानि न्याय का यहाँ पर मम्मट ने प्रयोग नहीं किया। मम्मट का मंतव्य था कि यहाँ पर ये सम्मिलित रूप से काव्य के हेतु है, व्यस्त रूप में काव्य के हेतु नहीं है। और तद सत्वे तद सत्वा अन्वय है, यत्र धूमो तत्र वहनी, तद भावे तद भाव व्यतिरेक है, यत्र वहन भाव है तत्र धूमा भाव है। इस प्रकार से यहाँ पर अन्वय व्यतिरेक का प्रयोग करते हुए जहाँ पर धूम होगी वहां पर अग्नि होगी, जहाँ पर वहनी का अभाव होगा वहां पर धूम का भी अभाव होगा। इस प्रकार से काव्य के निर्माण में इस प्रकार से अन्वय और व्यतिरेक का भी उन्होंने प्रयोग किया। और काव्य का जो हेतु है वो शक्ति, निपुणता और अभ्यास। तो निष्कर्षतः हम ये देख पाएंगे कि मम्मट के जो अनुयायी, मम्मट के जो पूर्ववर्ती आचार्य थे, उन्होंने प्रतिभा को मूल रूप से काव्य का हेतु माना है। और परवर्ती आचार्यों में भी पंडित जगन्नाथ के द्वारा प्रतिभा को ही मूल काव्य के हेतु के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। तो प्रतिभा का तात्पर्य यहाँ पर मम्मट का, प्रतिभा का तात्पर्य मम्मट का शक्ति से है, और शक्ति को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर स्पष्ट किया है कि शक्ति कवित्व का बीज होता है और इसके बिना काव्य का निर्माण नहीं हो सकता। और यदि कोई व्यक्ति इसके बिना काव्य का निर्माण करता है तो वह उपहास का पात्र होगा। मम्मट का कहने का तात्पर्य यह था कि मान लीजिए आपके पास निपुणता है, आपने बहुत ज्यादा ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात आपने कौशल और निपुणता प्राप्त कर ली है, और आप कोई काव्यज्ञ के निर्देशन में भी काव्य का अभ्यास कर चुके हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि आप काव्य का निर्माण कर सकते हैं। मम्मट के अनुसार जब तक शक्ति आपके पास नहीं होगी, क्योंकि वही कवित्व का बीज है, तो जब तक शक्ति आपके पास नहीं होगी तब तक आप काव्य निर्माण नहीं कर सकते। और ये शक्ति एक संस्कार विशेष है जो हमें संस्कारों के माध्यम से मिलती है, चाहे वो पुनर्जन्म के संस्कार हो चाहे इस जन्म के संस्कार हो। तो बिना शक्ति के हम काव्य रचना नहीं कर सकते, जिसको रुद्रट ने, भामे ने या अन्य विद्वानों ने, अन्य काव्य शास्त्रियों ने जिसको प्रतिभा का नाम दिया है, वही मम्मट के अनुसार शक्ति है। इस प्रकार से मम्मट के काव्यों का हम यहाँ पर उल्लेख कर चुका है तृतीय कक्षा के रूप में। अब आगे चतुर्थ कक्षा के रूप में हम आपको मम्मट के काव्य लक्षण का, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मम्मट ने काव्य लक्षण दिया है, उसका आपको पठन करवाएंगे। और आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।